हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुमार गौरव सर के जो ब्रह्मास्त्र बैच है जीके जीएस का, उसकी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और इसकी हमारी आज 11वीं क्लास है ये। तो इसमें पढ़ने वाले हम राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में। जो इससे पिछली वाली क्लास थी हमारी, जो 10th क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े थे और आज पढ़ने वाले हम राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें हमने चार्ट बनाया, देखो एक। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, वहाँ से लेकर और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उस तक की घटनाएँ दर्शाई गई हैं। तो बात करें हम 1885 से और 1905 का टाइम, तो इसके बीच का टाइम कहलाता था जो जो चरण था, ये इसे कहते थे उदारवादी चरण। तो 1885 से 1905 वाले चरण को उदारवादी चरण, और 1905 के बाद और 1919 तक उसे कहते थे उग्रवादी, राष्ट्र उग्रवादी या राष्ट्रवादी चरण। जबकि 1919 से और 1947 तक का चरण कहलाया गांधीवादी चरण। तो आपको ये चरणों में बाँट लेना है कि 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण, 1905 से 1919 तक उग्रवादी या राष्ट्रवादी चरण, और 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण। 1905 में कौन-सी घटना होती है? बंगाल विभाजन होता है। अब देखो, जो उदारवादी चरण था, इसमें जो साधन थे वो क्या थे? एप्लीकेशन लगाना, याचनाएँ करना। जो नेता थे इस टाइम के, वो क्या करते थे? जो आज़ादी के लिए करते थे, एप्लीकेशन लगाते थे, याचनाएँ करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो नेता थे, वो ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास रखते थे। तो इसमें जो नेता थे, वो ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास रखते थे, जबकि जो बाकी नेता थे उग्रवादी या राष्ट्रवादी और गांधीवादी में, वो ब्रिटिश न्यायपालिका में बिल्कुल विश्वास नहीं रखने के। तो जो इस वाले चरण के थे, वो ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास रखते थे। और कौन-कौन से नेता आ जाते हैं? तो जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, तो ये सब हो जाते हैं उदारवादी चरण के। नेक्स्ट आता है, देखो, उग्रवादी चरण। तो उग्रवादी चरण या राष्ट्रवादी चरण, इसमें से क्या थे? इन्होंने उदारवादी चरण को भिक्षावृत्ति कहा। इन्होंने कहा था कि ये भीख माँगने वाली, जैसे भीख माँगते हैं उस तरीके से मानो, क्योंकि ये एप्लीकेशन लगाते थे, याचनाएँ करते थे, तो इन्होंने इन्हें भिक्षावृत्ति कहा है। इसमें कौन-कौन आते थे? लाल, बाल, पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और एक नाम और है अरविंद घोष। तो ये कुछ नेता आए थे जो उग्रवादी चरण के थे। बात करें इनके साधन क्या थे, तो स्वराज चाहते थे ये, स्वदेशी चाहते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए कहते थे। तो ये इनके कुछ साधन थे, और यह साधन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सामने आए। क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आपको पता है? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसमें सबसे पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, तो सबसे पहली बार स्वराज की मांग किसमें की गई थी? 1906 के अधिवेशन में की गई थी। उसके बाद आता है, देखो, गांधीवादी चरण। तो इसमें गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करते हैं 1942 में। तो इसमें गांधी जी के आंदोलन आने वाले हैं। तो ये आपको चार्ट बना लेना है। अब नेक्स्ट आता है, देखो, कि स्वदेशी आंदोलन। तो इसे हम पढ़ते हैं डिटेल में, देखो। स्वदेशी आंदोलन ये क्यों हुआ था? क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ था, उसके विरोध में हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। तो बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। जो बंगाल विभाजन था, इसे जुलाई 1905 में कर्जन ने घोषणा की थी कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। तो घोषणा कब होती है? जुलाई 1905 में। और डेट कौन-सी रखी थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट रखी थी। नेक्स्ट बात करें कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन को ही कहते थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। और कहाँ से? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है, एक नोट दिया, देखो, कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस पत्रिका में छपा था? तो संजीवनी पत्रिका में। संजीवनी पत्रिका ये किसकी थी? तो कृष्ण कुमार मित्र की ये संजीवनी पत्रिका थी। तो आपको याद रखना है ये, कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस पत्रिका में आया था? संजीवनी पत्रिका में। और इसके लेखक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। नेक्स्ट बात करें, जो प्रस्ताव था वो कौन से अधिवेशन में आया था? तो बनारस अधिवेशन में ये पारित होता है।
जो कि 1905 में हुआ था बनारस अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट आता है 16 अक्टूबर, बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। क्यों मनाया जाता है? जिससे कि हिंदू और मुस्लिम एकता बनी रहे। नेक्स्ट आता है 1911 का टाइम। तो 1911 में दिल्ली दरबार लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जॉर्ज पंचम भारत आते हैं इस टाइम पर। तो जॉर्ज पंचम के आगमन के लिए दिल्ली दरबार लगाया जाता है, और इसके लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है जो मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब होता है? जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर। और जो दिल्ली दरबार था इस टाइम पर वायसराय कौन थे? तो होर्डिंग सेकंड वायसराय थे। और इसमें दो घोषणाएं होती हैं। दिल्ली दरबार के टाइम पर दो घोषणाएं होती हैं कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है, और जो राजधानी कोलकाता थी वो अब क्या बनने वाली है? दिल्ली बनने वाली है। तो घोषणा हो जाती है 1911 में, और जो राजधानी बनती है वो 1912 में बनती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नोट दिया है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो ये कौन थे? एंड्रयूज फ्रेजर। और फ्रेजर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो 1905 में कई सारे आयोग बनाए गए थे, अकाल आयोग और पुलिस आयोग, ऐसे कई सारे आयोग बने थे। तो जो पुलिस आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? एंड्रयूज फ्रेजर। तो ये वही फ्रेजर हैं जो पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है होम रूल लीग मूवमेंट। तो होम रूल लीग मूवमेंट ये किसने स्टार्ट किया था? तो यह मूवमेंट मुख्यतः आयरलैंड का था, अर्थात आयरलैंड में स्टार्ट था ये। और भारत कब आता है? तो 1916 में भारत में होम रूल लीग की स्थापना कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक कहाँ पर स्टार्ट करते हैं? तो बेलगांव में करते हैं, और हेडक्वार्टर बनाते हैं पुणे में। तो होम रूल लीग का हेडक्वार्टर बाल गंगाधर तिलक बनाते हैं पुणे में, जबकि एनी बेसेंट आंडियार मद्रास में बनाती हैं। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने सबसे पहले शिवाजी महोत्सव मनाना स्टार्ट किया था और गणेश महोत्सव मनाना स्टार्ट किया था। तो दो बातें आपको जरूर याद रखनी है कि शिवाजी महोत्सव ये भी बाल गंगाधर तिलक ने मनाना स्टार्ट किया था, और गणेश महोत्सव ये भी बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये हो जाता है होम रूल लीग के बारे में। कब स्टार्ट होती है? 1916 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है चंपारण सत्याग्रह। तो ये बिहार में स्टार्ट होता है 1917 को। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, और जो गांधी जी हैं इन्हें चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाने वाले कौन थे? तो बिहार के व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ल इन्हें चंपारण लेकर जाते हैं गांधी जी को। और जो गांधी जी हैं वो वहाँ पर जाकर तीन गठिया प्रथा चल रही थी उसका विरोध करते हैं, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया था। तो तीन गठिया प्रथा क्या थी? तीन गठिया प्रथा थी कि किसानों को 3/20 भूमि पर नील उगाना जरूरी था। अर्थात 20 गट्ठे में से 3 गट्ठे भूमि नील के लिए करनी थी, अर्थात नील उगानी जरूरी थी। सत्याग्रह सफल होने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो महात्मा की उपाधि कब मिलती है गांधी जी को? जो चंपारण सत्याग्रह था उसके सफल होने पर। और कौन देते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आंदोलन आता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये कब स्टार्ट होता है? 1918 में स्टार्ट होता है। गांधी जी फर्स्ट भूख हड़ताल करते हैं, मतलब पहली बार भूख हड़ताल इसी आंदोलन में करते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर में। और ये क्यों था? ब्लैक बोनस के लिए ये आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है खेड़ा किसान आंदोलन। तो ये भी कब हुआ था? 1918 में हुआ था। किस लिए हुआ था? अकाल पड़ गया था उस टाइम पर, और भू राजस्व के खिलाफ आंदोलन किया था ये। क्योंकि भू राजस्व क्योंकि अकाल पड़ गया था, तो भू भू राजस्व कहाँ से देते? मतलब भूमि पर जो लगने वाला टैक्स होता था वो चुकाने के लिए पैसा नहीं थे। तो इसलिए ये आंदोलन किया जाता है। और कौन कौन करते हैं? तो विट्ठल भाई पटेल और महात्मा गांधी के द्वारा ये आंदोलन किया जाता है। सफल होने पर भू राजस्व माफ कर दिया जाता है, अर्थात जो भूमि पर टैक्स दिया जाता है वो माफ कर दिया जाता है। तो ये था खेड़ा किसान आंदोलन। तो क्यों लगाया गया था? मतलब क्यों चलाया था ये? तो भू राजस्व को माफ करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट आता है रोलेट एक्ट। तो ये कब का एक्ट था? 1919 में आता है ये। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में भारत आता है, और इसे क्या कहा गया था? तो बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था इसे। इसे ही काला कानून कहा गया था। तो रोलेट एक्ट को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा गया था।
या काला कानून भी कहा गया था इसे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि इसका विरोध, जो रॉलेट एक्ट है इसका विरोध सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने किया, जिसके कारण इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई जाती है और जो सभा थी ये शांतिपूर्ण हो रही थी। लेकिन जो जनरल डायर है, जनरल डायर, उसने इन पर गोलियां चलवा दी। और ये घटना कब की है, तो 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है, बैसाखी का दिन था। तो जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। और जो जनरल डायर है इसे अंग्रेजों ने ब्रिटेन का शेर कहा था। तो ब्रिटेन का शेर किसे कहा था, जनरल डायर को। नेक्स्ट बात करें कि जो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके होने पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई जाती है और इसमें कमेटी में कहा जाता है कि जो जनरल डायर है वो निर्दोष हैं, अर्थात इसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो ये हंटर कमेटी बनी थी और जनरल डायर को इसमें निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि 1940 में घटना कब की, देखो ये 1919 की थी, लेकिन 1940 में 21 साल बाद सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी लंदन में जाकर। क्योंकि जो जनरल डायर था उसने निर्दोषों पर गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग में, तो इसलिए इन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। लेकिन जो माइकल ओडायर है ये जनरल डायर नहीं है, इन्हें बताया गया था कि हाँ यही है, क्योंकि ये है माइकल ओडायर और जबकि ये था जनरल डायर। लेकिन चलो, किसी की तो हत्या हुई थी। नेक्स्ट बात करें खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये 1919 से और 1924 तक चलता है। 1924 में क्या होता है, तुर्की में कमाल पाशा के द्वारा खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है। जो खलीफा खलीफा कौन थे, मतलब खलीफा का पद होता था मुसलमानों में सबसे सर्वोच्च पद, तो उस वाले पद को समाप्त कर दिया जाता है, किसके द्वारा, कमाल पाशा के द्वारा। 1919 में फर्स्ट विश्व युद्ध समाप्त होता है और धुरी राष्ट्र इसमें हार जाते हैं। धुरी राष्ट्रों में कौन थे, तुर्की था। तो धुरी राष्ट्रों में कौन था, तुर्की था। और तुर्की पर मुसलमानों का जो तुर्की में मुसलमानों का सर्वोच्च पद था वो कौन था, खलीफा था। और इस खलीफा को अंग्रेज समाप्त कर देना चाहते थे और इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है। तो इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन तुर्की में स्टार्ट हुआ। भारत में इस आंदोलन को अली बंधुओं ने स्टार्ट किया था, अली बंधु। तो जो अली बंधु थे, अली बंधुओं में कौन कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ये अली अली बंधु थे और इन अली बंधुओं का साथ दिया था गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी बहुत माइंडेड आदमी थे। वो चाहते थे कि अगर मुझे कोई भी आंदोलन स्टार्ट करना है तो हिंदू और मुस्लिम एक होने चाहिए, तो इसलिए इन्होंने मुसलमानों का साथ दिया था। और जो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस घोषित किया गया था, तो 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस घोषित किया जाता है। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं गांधी जी। तो गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है और इसी समिति में असहयोग आंदोलन की नींव रखी जाती है, इसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है देखो असहयोग आंदोलन। तो ये 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है और 12 फरवरी 1922 तक चलता है। प्रस्ताव कहाँ पारित होता है, तो सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कोलकाता में और इसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय। दिसंबर 1920 में मुख्य अधिवेशन होता है, ये कौन सा था, विशेष अधिवेशन था। दिसंबर 1920 में जो अधिवेशन होता था दिसंबर में वही होता है, कहाँ पर, नागपुर में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी वी राघवाचार्य ने। नेक्स्ट बात करें कि 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और बाल गंगाधर तिलक इतने फेमस व्यक्ति थे कि गांधी जी से भी ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे ये। तो इनके मतलब जिस दिन इनका निधन हुआ था उस दिन तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है। तिलक स्वराज फंड क्या था, ये तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है और इसमें इतने पैसे आते हैं, उस टाइम पर 1 करोड़ के आसपास में इसमें फंड में रुपए आ जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा फेमस थे बाल गंगाधर तिलक। तो 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की और 1 अगस्त को ही
तिलक स्वराज फंड की स्थापना होती है। गांधी जी केसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं इस आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद। और 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा घटना हो जाती है, जो कि कहाँ पर है, यूपी में। यह घटना पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है, इसलिए होती है। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है और इसकी घोषणा कहाँ होती है, बारदौली में। तो बारदौली में इसकी घोषणा की जाती है कि 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट बात करें बारदौली सत्याग्रह, तो ये होता है 1928 को गुजरात में। नेतृत्व कौन करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका नेतृत्व करते हैं। और क्यों था, तो अकाल में कर में 30% की वृद्धि कर दी जाती है। एक तो अकाल पड़ता है और ऊपर से जो टैक्स है उसमें 30% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इसके सफल होने पर 6% कर में कमी कर दी जाती है। मतलब 30 तो वो हटी जाती है, उसके बाद भी 6% की और कमी कर दी जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया जाता है, तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग बनाया जाता है बारदौली सत्याग्रह की जांच के लिए। इसमें महिलाएं जो थी, बारदौली की महिलाएं, वो पटेल जी को सरदार की उपाधि देती हैं, अर्थात सरदार कहकर बुलाया था इसमें बारदौली की महिलाओं ने पटेल जी को। नेक्स्ट बात करें 1929 का लाहौर अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने और गांधी जी ने इसमें 11 सूत्री मांग पेश की थी। तो 11 सूत्री मांग पेश किसमें की थी, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है कि जो 11 सूत्री मांगे थी वो क्या क्या थी। एक तो थी नमक कर समाप्त करना, बंदियों को रिहा करना, भू राजस्व आधा करना, शराब पर बैन लगाना। तो इतनी सारी मांगे थी इनकी और इतनी बड़ी बड़ी मांगे थी जिससे कि अंग्रेज भी इन्हें मांगों को पूरा ना कर सकें। और गांधी जी भी यही चाहते थे कि जिससे अंग्रेज इन्हें पूरा ना कर सकें और मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर सकूं। तो गांधी जी ने कहा भी है कि मैंने घुटनों के बल रोटी मांगी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिले। तो गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटनों के बल रोटी मांगी लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिले, इसलिए मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहा हूँ। तो ये कहा था गांधी जी ने। तो इसके बाद क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। और ये क्यों हुआ था, नमक कर के विरोध में हुआ था, क्योंकि नमक सभी के लिए जरूरी है, इसलिए करा था। नमक का विरोध ही क्यों करा था इन्होंने, क्योंकि जो नमक है वो प्रत्येक घर जाती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी थी है, और इस आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति कूद पड़ेगा, तो इसलिए नमक के विरोध में किया था। और इसमें क्या होता है, दांडी यात्रा होती है। दांडी यात्रा स्टार्ट कब होती है, तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है और साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हो जाती है। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक कितने अनुयायी थे, तो 78 अनुयायी इसमें भाग लेते हैं, साबरमती से दांडी तक। और इसमें नमक पर सबका अधिकार है ये कहा जाता है। तो गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया था जब कानून तोड़ा गया था, कि नमक पर सबका अधिकार है। नेक्स्ट बात करें कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने इनकी जो दांडी मार्च है उसे क्या कहा था, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि नेपोलियन की पेरिस मार्च की तरह है इनकी दांडी यात्रा। और कहा था कि मुसोलिनी की रोम मार्च कहा था इन्होंने। तो इनकी यात्रा को क्या कहा था, नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट आता है देखो, जो सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसे किस किस ने, मतलब कौन कौन कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो ये मैंने इंडिया का नक्शा बनाया। तो जो ये वाला है, ये सीमा प्रांत, इसे बोलते थे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तो यहाँ पर कर रहे थे इस आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर कर रहे थे। और इसे ही कहा गया था, जो इनका दल था उस दल को कहा गया था लाल कुर्ती दल। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के जो दल को कहा, क्या कहा गया था, लाल कुर्ती दल। नेक्स्ट देखो, और जो लाल कुर्ती दल है इसी को ही कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाल कुर्ती दल किसका था, खान अब्दुल गफ्फार खान का। या खुदाई खिदमतगार, तो ये भी किसे कहा जाता, खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमा प्रांत की वजह से इनका नाम क्या था, सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को। जो धरासना है, यहाँ पर आंदोलन किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने। और धरासना कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत में किसने स्टार्ट किया था, तो दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ने स्टार्ट किया था। और जिस प्रकार गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी, उसी प्रकार
श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक यात्रा की थी। तो ये आपको याद रखनी है। जो पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर की तरफ नागालैंड में यहाँ पर स्टार्ट किया था जदोनांग ने। तो जदोनांग ने यहाँ पर स्टार्ट किया था इस आंदोलन को। और जदोनांग की बहन थी गाइडेनल्यू, जिसका आपने बहुत नाम सुना होगा, गाइडेनल्यू का, रानी गाइडेनल्यू। तो इनकी बहन थी गाइडेनल्यू, और गाइडेनल्यू ने इसमें आंदोलन में भाग लिया था, जिसके कारण इस आंदोलन में इन्हें जेल जाना पड़ा था। और गाइडेनल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। तो रानी की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद इन्हें कहा गया था रानी गाइडेनल्यू। नेक्स्ट आता है देखो 5 मार्च 1931 का टाइम। ये क्या था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। और इसमें क्या कहा जाता है कि जो इनकी मध्यस्थता करवाई थी वो तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने करवाई थी। गांधी जी और इरविन की जो पैक्ट करवाया था, ये किसने करवाया था? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। इसमें जो नमक कर था उसे एंड कर दिया जाता है। और इसमें कांग्रेस से कहा जाता है कि कांग्रेस सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो ये सब बातें मान ली जाती हैं गांधी जी के द्वारा। कांग्रेस के सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाता है और इरविन के द्वारा नमक कानून को तोड़ दिया जाता है, नमक कर को हटा दिया जाता है। और जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये 1932 को एंड हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड कब होता? 1932 को। जबकि स्टार्ट कब होता था? 1930 को स्टार्ट हुआ था। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।